हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सोशियोलॉजी का चैप्टर सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। आज जो है हमारा चैप्टर सेकेंड है, उसका जो टॉपिक है वो है द इंडिविजुअल। जब हमने सोशियोलॉजी को स्टार्ट किया तो हमने देखा कि सोशियोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है सोसाइटस और दूसरा है लोगस। ठीक है। लॉग सोसाइटस का मतलब तो सोसाइटी कहा गया और लोगस का मतलब साइंस या स्टडी कहा गया। मतलब साइंस ऑफ सोसाइटी या स्टडी ऑफ सोसाइटी को हम क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में सोशियोलॉजी कहते हैं। आज के विज्ञान को या समाज का अध्ययन को क्या कहा जाता है, समाजशास्त्र कहा जाता है। ये तो चैप्टर वन में हमने सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में जाना। अब हमारा सोशियोलॉजी का जो चैप्टर टू है वो है द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जो हिंदी है वो है व्यक्ति। अब देखिए, समाज जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है, इंसानों से मिलकर बना हुआ है, व्यक्ति से मिलकर बना हुआ है। तो जब बात आती है कि सोसाइटी जो है वो पीपल से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि पीपल तो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, चाहे कम्युनिटी का निर्माण करना हो चाहे सोसाइटी का निर्माण करना हो, दोनों के लिए पीपल की तो आवश्यकता होती है, मनुष्य की तो आवश्यकता होती है। तो अब जो है हमारा जो चैप्टर आया है द इंडिविजुअल, इसमें हम इस बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्ति जो है उसका विकास किस तरीके से हुआ, मतलब मनुष्य का विकास किस तरीके से हुआ, स्टार्टिंग से लेके किस तरीके से मतलब चीजें जुड़ती गई, वो नए नए खोज करते गए, आविष्कार करते गए, उनका जो बुद्धि का विकास जो है धीरे धीरे करके होता चला गया। तो मनुष्य का जो पूरा विकास का अपना प्रोसेस रहा है ना, उसके स्टेजेस को जो है आज हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। ये सोशियोलॉजी का हमारा चैप्टर टू है, द इंडिविजुअल। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत जो है इंट्रोडक्शन के साथ करते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, उसे सभी जीव जंतु में जो है ना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। लेकिन ये जो जर्नी रही है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ या मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जा रहा है, तो ये एक दिन में नहीं हो गया। ठीक है। ये जर्नी जो है काफी लंबी चली है, जिसके कारण मतलब एक बहुत लंबा टाइम पीरियड बीतने के बाद एक समय ऐसा आया जब मनुष्य को अलग सभी जीव जंतुओं में जो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा उत्कृष्ट लेवल का माना जाने लगा। लेकिन ये शुरुआत में ही ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जब सबसे पहले धरती पे मनुष्य आए थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तभी से बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे और आज के जो मनुष्य है मतलब उन दोनों का जो इंटेलेक्चुअल लेवल था वो बिल्कुल सेम था, ऐसा नहीं है। तो पहले जो मनुष्य आए थे धरती पे, वो उस टाइम पे जो है क्या था, तकनीकी का अभाव के कारण उतना ज्यादा उनका जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बौद्धिक विकास नहीं होने के कारण उनका जो बिहेवियर था वो जानवरों जैसा था। वो जानवरों जैसा अपना जीवन व्यतीत करते थे, जैसे जानवर अपना मतलब लाइफ जीता है ना, उसी तरीके से मनुष्य का भी जीवन कैसा था, बिल्कुल जानवरों जैसा था। ये तब की बात हो रही है, शुरुआती समय की बात हो रही है जब पृथ्वी पर मनुष्य आए थे, उस समय की बात हो रही है। कि अगर आज के डेट में हम कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो सभी जीव जंतु में सबसे ज्यादा उसको उत्कृष्ट माना गया है, सबसे ज्यादा उसको हाई लेवल का माना गया है, तो ये क्या मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसा बना आ रहा था या स्टार्टिंग में कुछ और था, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और मनुष्य जो है इस स्टेज पर आके पहुंचा है? तो इसका यही जवाब है कि स्टार्टिंग से ऐसा बिल्कुल नहीं था। स्टार्टिंग में जो है टेक्निक का अभाव के कारण इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है मनुष्य का उतना ज्यादा नहीं हुआ था। उस समय में क्या हो रहा था कि उनका जो बिहेवियर था वो जानवरों जैसा था, वो जानवरों जैसा जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका क्या होता गया, बौद्धिक विकास होता गया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता गया और मनुष्य जो है वो सभी जीव जंतु में सबसे ज्यादा उत्कृष्ट और बुद्धिमान कहा जाने लगा। जब हम ऐसा बात कर रहे हैं धीरे धीरे, तो इसमें जो है लाखों वर्ष लग गए, हजारों हजार लाखों लाख साल इसमें लग चुका है टाइम। ठीक है। ये जो डेवलपमेंट की हमने बात की, उस डेवलपमेंट में जो है लाखों वर्ष का समय लगा है, तब जाके मनुष्य सभी जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा से कहला पाया है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है कि एक महीने या एक साल में जो है मनुष्य का इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत कम था और एक साल में अचानक से बहुत ज्यादा हो गया, नहीं। ये जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस रहा है, ये जो विकास की प्रक्रिया रही है मनुष्य की, ये बहुत ज्यादा धीमी रही है। उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की हम बात कर ले तो वो भी प्रोसेस क्या है, धीमा रहा है। इसे एक बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा है, एक बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन लगा है, तब जाके उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है पूरी तरीके से हो पाया। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। तो आज का जो मनुष्य है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि आज के टाइम पे अगर मनुष्य का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, वो अदर जीव जंतु से सबसे ज्यादा हाई लेवल पे, तो इसको सुप्रीम अचीवमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट माना जाता है। मनुष्य का जो मस्तिष्क का विकास है, इसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट सुप्रीम अचीवमेंट माना जाता है। अब देखिए,
इसमें ये बात कही जा रही है कि मनुष्य, तो जब हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य का डेवलपमेंट के बारे में कि उनका किस तरीके से विकास हुआ, तो मनुष्य पृथ्वी पर सबसे पहले कब आए? तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो है मनुष्य की जो उत्पत्ति है, जो पृथ्वी पर आए मनुष्य, वो सबसे पहले जो है मतलब 40 लाख वर्ष पहले जिनकी उत्पत्ति को पृथ्वी पर बताया जा रहा है कि इतना समय पहले इनकी उत्पत्ति हुई है। और इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है कि पहले मनुष्य इतने वर्ष पहले आए, धीरे धीरे उनका विकास हुआ, उन्होंने चीजें खोजी, धीरे धीरे उनका बुद्धि का विकास हुआ, उनके शारीरिक स्ट्रक्चर में भी, वेशभूषा सब में बदलाव आए, ये सारा चीज हमें कैसे पता चलता है? तो जब खुदाई होती है तो खुदाई से जो भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, जो भी हमें कंकाल प्राप्त होता है, उन सभी के माध्यम से हमें इस बारे में जो जानकारी मिलती है कि हाँ, इस तरीके के लोग पहले रहते थे, उनका ये वेशभूषा था, उनका खान पान ये था, और आज के डेट में जो लोग हैं वो इस तरीके से रह रहे हैं। खुदाई से जो भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, जो भी हमें जीवाश्म प्राप्त होते हैं, उसकी सहायता से ही जो है हमें इस बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन। जब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है, उनकी जो उत्पत्ति और उनका विकास किस तरीके से हुआ, इसको जो है हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात आ रहा है हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ऑरिजिन में सबसे पहला पॉइंट है अर्ली स्टोन एज। इसको कहा जाता है पूर्व पाषाण काल, हिंदी में जो है इसे पूर्व पाषाण काल हम कह सकते हैं। तो अर्ली स्टोन एज की खास बात क्या थी? इस चैप्टर में जो है इन सारे पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, जैसे हम हिंदी में कहते हैं, इन सारे को जो है अच्छे से डिफाइन किया गया है। इसे जो है एक एक करके हम समझते हैं कि पहले मनुष्य किस तरीके की जिंदगी जीता था, फिर किस तरीके से जो है उनका धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ। तो स्टार्टिंग जो है वो आता है अर्ली स्टोन एज। आज से 50,000 साल पहले या 1 लाख साल पहले तब का जो टाइम था, उसे जो है अर्ली स्टोन एज कहा जाता था, पूर्व पाषाण काल कहा जाता था। कि जो मनुष्य था वो उसका जो विकास का जो है ना, ये शुरुआती समय था। और वो जो मनुष्य थे वो मतलब जंगलों में, नदियों के किनारे रहते थे, और वो क्या करते थे, शिकार पे मतलब डिपेंड करते थे। वो भोजन के लिए जो है जानवरों का शिकार करते थे, और उससे जो भोजन प्राप्त होता था उनको जो है वो खाते थे और अपना फिर काम करते थे। इस जो काल है, ये जो समय था, इसमें मनुष्य का जीवन कैसा था? भूमक्कर जैसा। मतलब ये कि एक जगह पे वो रह रहे हैं, अभी शिकार कर रहे हैं, वहां पे अगर खाने का जो है मतलब सुविधा उसको अब खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे चीजें अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करते थे, खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जो है भटकते रहते थे। इसीलिए बोला गया है कि उस समय जो मनुष्यों का जीवन था वो कैसा था? भूमक्कर जैसा था। वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, किसकी तलाश में? भोजन की तलाश में। नदियों के किनारे रहते थे, जंगलों में रहते थे, और इस समय के जो लोग थे ना, उन्हें प्रकृति का बहुत डर रहता था। मतलब नेचर से वो बहुत ज्यादा डरते थे, उनसे जो है भय मानते थे, और वो शिकार करने के लिए पत्थर का या हड्डियों का यूज में लेते थे, उसके द्वारा वो क्या करते थे, शिकार करते थे। लेकिन क्या है कि इस एज का अंत आते आते, अर्ली स्टोन एज के लास्ट तक में जो है मनुष्य जो है अकेले रहते थे, ठीक है। लेकिन इस एज मतलब इस काल के खत्म होते होते पूर्व पाषाण काल के अंत तक में जो है मनुष्य क्या करने लगे, ग्रुप में रहने लगे, वो समूह बनाकर रहने लगे। और उन्होंने जो है पहले वो नदी किनारे या जंगलों में रहते थे, लेकिन लास्टली जो रहने के लिए गुफा को उन्होंने चुना, वो गुफाओं में रहते थे। और इसमें जो है मनुष्यों ने किसका खोज किया? तो आग का आविष्कार किया उन्होंने, ठीक है। आग का आविष्कार किया, जिससे उन्हें जो है एक तो जानवरों से सुरक्षा मिल जाती थी, वो अपनी रक्षा कर लेते थे, क्योंकि आग को देख के जानवर डरा करते थे, तो उससे उनकी सेफ्टी हो गई, सिक्योरिटी मिल गई उनको। इसके अलावा जो है उस आग का यूज जो है वो मांस को, भोजन को पकाकर खाने के लिए करते थे। तो इस एज में आग का आविष्कार इन्होंने किया, और लास्टली जो है इन्होंने रहने के लिए गुफाओं को चुना, और ये जो है ग्रुप बनाकर रहने लगे। तो ये समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण काल। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें किस तरीके के इससे मनुष्य का विकास हुआ था? तो 8,000 से 10,000 साल पहले का जो समय है, उसे बोला जा रहा है मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज। इसकी खास बात ये थी कि अब तक जो लोग हैं वो इसमें अकेले रह रहे थे इस एज में, लेकिन धीरे धीरे जो है इनको लास्ट तक आते आते ग्रुप बनाकर रहना शुरू कर दिया, गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। तो इस एज में गुफा में रह रहे थे ग्रुप बना के। लेकिन इस एज की खास बात ये है कि वो जो शिकार कर रहे थे ना, तो शिकार के अलावा पेड़ से फल, तो उसके द्वारा भी वो अपना भोजन प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा वो थोड़ा बहुत खेती कर लेते थे, वहां से भी उसे भोजन प्राप्त हो जाता था। भैंस है, बकरी है, पेड़ है, इन सबको उन्होंने क्या किया, पालतू बनाया, ठीक है। इन सबको उन्होंने क्या किया,
पालना शुरू किया और इनसे जो है जो दूध प्राप्त होता था उसका भी जो है वो उपयोग करते थे भोजन के रूप में। पत्थर और लकड़ी का या फिर जो हड्डी है उसके जो औजार का उपयोग किया जा रहा था कहाँ पे, अर्ली स्टोन एज में, उसमें और ज्यादा उसको उन्होंने क्या किया, इस एज में जो उसको और ज्यादा बेटर बनाया गया। मतलब अब उस पत्थर को अच्छा सा एक शेप देके मतलब प्रॉपर तरीके से जो है उसमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट देखने को मिला, मतलब उसको और अच्छे तरीके से बनाया गया। उससे भाला, तीर, इन सारी चीजों का जो है निर्माण किया गया पत्थर से, हड्डियों से, इसके द्वारा वो शिकार करते थे। तो इस एज को क्या कहा जाता है, पशुचारण अवस्था भी कहा जाता है। अब जब सर्दी लगती थी तो सर्दी से बचने के लिए वो लोग क्या करते थे, पेड़ का छाल का उपयोग करते थे। उससे उनसे क्या हो जाता था, उनको सर्दी से सुरक्षा मिलती थी, उनको ठंड से जो है वो अपने आप को बचा पाते थे। इसके साथ साथ भूषण का, ज्वेलरी, बर्तन, चित्रकला, इन सारी चीजों का भी जो है उन्होंने आविष्कार किया। इन सारी चीजों का भी जो है आविष्कार इस एज में हमें देखने को मिलता है। किस एज में, तो मध्य पाषाण काल में। न्यू स्टोन एज जो है ये 4000 साल पुराना था। ठीक है, 4000 साल पहले का जो समय है उसे नव पाषाण काल कहा जाता था। देखिए धीरे धीरे इंक्रीजमेंट हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो थे वो शिकार पे डिपेंडेंट थे। यहाँ पे उन्होंने खेती, इसके अलावा पौधे से फल प्राप्त किया, इसके अलावा जानवरों से जो उन्हें दूध प्राप्त होता था उसके द्वारा भी वो जो है उन्हें भोजन के रूप में करते थे। अब न्यू स्टोन एज तक आते आते जो है लोग थोड़ा अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। उतना ज्यादा घुमक्कड़ वाला नहीं था कि यहाँ से वहां, मतलब भोजन यहाँ नहीं मिला तो वहां जा रहे हैं, वहां से वहां नहीं। उनमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिली। शिकार पे जो है उतना ज्यादा अब उन्हें डिपेंडेंट नहीं थे। अब वो खेती करने लगे और खेती से जो अनाज उत्पन्न होता था उसके द्वारा ही क्या करते, तो उसी वो भोजन के रूप में ग्रहण करते थे। तो इसमें जो है अब लोग ग्रुप बना के भी रह रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो है चित्रकला है, धैर्य संस्कृति है, सबका भी धीरे धीरे इस एज में जो है विकास देखने को मिला। जो धातु है, चाहे लोहा हो, तांबा हो, जस्ता हो, इन सब का भी उन्होंने खोज किया। खेती करने के लिए या परिवहन करने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है पहिए का आविष्कार किया गया। वो भी किस एज में किया गया, तो न्यू स्टोन एज में किया गया। तो मनुष्य जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि नव पाषाण काल आते आते, न्यू स्टोन एज आते आते जो मनुष्य है वो कैसा जीवन जीने लगा, तो मनुष्य जो है वो स्टेबिलिटी उनके लाइफ में आ गई। वो शिकार को छोड़ के जो है वो किस पे डिपेंड हो गया, वो खेतों पे डिपेंड होने लगा। मनुष्य कैसा बन चुका है, सामाजिक प्राणी बन चुका है। क्यों, क्योंकि अब वो ग्रुप में रहता है, उनमें एक स्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है, जो है मिलके एक समाज में एक साथ रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हमें न्यू स्टोन एज में, नव पाषाण काल में देखने को मिलती है। समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट है मॉडर्न एज, आधुनिक काल। आज से मान लेते हैं कि लगभग 10,000 साल का जो पहले का समय है और तब से लेके अब तक का जो समय है उसे मॉडर्न एज ही कहा जाता है, आधुनिक काल ही कहा जाता है। इसमें जो है नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। सामाजिक जटिलता हमें देखने को मिली, मतलब राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जैसी जो भावनाएं हैं इनका विकास देखने को हमें मिला। किस एज में, तो मॉडर्न एज में। ठीक है, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन है, औद्योगिकरण है, वो भी मॉडर्न एज में देखने को मिले, उद्योग स्थापित किए गए। अब जब मॉडर्न एज में जो है इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिली, अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट्स में हमें अलग अलग चीजें जो है देखने को मिल रही है। किस एज में, तो मॉडर्न एज में। मॉडर्न एज में की एक खास बात और थी, जब हम बोल रहे हैं कि इसमें जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिकरण जो है हमें देखने को मिला, तो इसके साथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ मॉडर्न एज में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जब हम कह रहे हैं तो इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है वो कोई उद्योग कर रहा है, उसने कोई फैक्ट्री डाली है, उसने कोई अपना इंडस्ट्री लगाया हुआ है, तो उस सिचुएशन में क्या है कि उनका जो भी वहां पे प्रॉपर्टी है या जो भी मशीन है या जो भी बिल्डिंग है, जो भी वो चीजें बना रहा है, उसपे जो स्वामित्व है ना, उसपे जो अधिकार है ना, वो उसी व्यक्ति का होगा जो उसका मालिक होगा। इसी को क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है, वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसपे जो सरकार है उनका जो है स्वामित्व नहीं होगा, बल्कि उस निजी जो उस व्यक्ति की जो संपत्ति है, जिस व्यक्ति की वो संपत्ति है, जिनकी वो प्रॉपर्टी है, उनका ही उस पे क्या होगा, स्वामित्व होगा, उसका क्या होगा, अधिकार होगा। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो किस पे डिपेंड करता है, तो डिमांड एंड सप्लाई पे।
डिमांड एंड सप्लाई, इस पे जो है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था डिपेंड करता है। अगर किसी चीज का मार्केट में डिमांड ज्यादा होगा तो सप्लाई ऑटोमेटिक उसको बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड कम होगा तो सप्लाई कम करेगा। तो मतलब ये डिमांड और सप्लाई पे जो है ये अर्थव्यवस्था चलती है। ये जो इकोनॉमी है वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करती है, लेकिन इसका जो स्वामित्व है, इसका जो अधिकार है वो उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के पास है, उस निजी अधिकार जो है उस व्यक्ति के पास है जो उनका मालिक है, ना कि गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है उनके हाथ में है। उन सारी चीजों का जो स्वामित्व है वो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होके उस पर्टिकुलर उस व्यक्ति के हाथ में है। तो इसी को क्या बोला जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये समझ में आ गया, ये हमारा था हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन ओरिजिन। इस तरीके से जो है एक व्यक्ति का विकास हुआ। तो ये समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। ठीक है, अब पर्यावरण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या आता है, परि और आवरण। परि का मतलब क्या हो गया, चारों ओर, ऐसे हम बोलते हैं ना परिधि, डायमीटर। और आवरण का मतलब क्या हो गया, बाउंड्री या घिरा हुआ। तो कहने का मतलब ये है, पर्यावरण का मतलब व्यक्ति जो है वो जिन चीजों से जो चारों ओर से वो व्यक्ति घिरा हुआ है, या वो चीजें जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेर के रखती है, वो उस व्यक्ति का क्या कहलाएगी, पर्यावरण कहलाएगी। वो उसका क्या कहलाएगा, एनवायरमेंट कहलाएगा। तो पर्यावरण का मतलब एक तो हो गया परि मतलब चारों ओर से, और दूसरा क्या है, आवरण मतलब घिरा हुआ। तो हमारे चारों ओर जिन चीजों से भी हम घिरे हुए हैं या जो चीजें हमें घेर के रखती है वो क्या कहलाएगी, वो हमारा पर्यावरण कहलाएगी। चाहे वो चीजें कोई भी हो, चाहे वो नेचुरल चीजें हो, आर्टिफिशियल चीजें हो या सोशल चीजें हो, जैसे हमारी संस्कृति है। तो ये सारी चीजें भी क्या है, हमारे पर्यावरण का ही हिस्सा है। क्यों, क्योंकि मनुष्य जो है इन सारी चीजों से क्या है, घिरा हुआ है। क्योंकि हमारे आसपास यही सारी चीजें तो हमें देखने को मिलती है ना, हमारे आसपास यही सारी चीजें हो रही है। तो जब हम पर्यावरण का बात कर रहे हैं या इन्वायरमेंट बोलते हैं, तो इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है कि जो आकाश है या फिर जो धरती है, हवा है, सूर्य है, चंद्रमा है, बस इतना ही जो है वो ही हमारे पर्यावरण का हिस्सा है या वही हमारा पर्यावरण है। नहीं, जो भी जो समाज के लेवल पे जो चीजें हो रही है, जो हमारे मतलब आर्थिक लेवल पे जो चीजें हो रही है, इकोनॉमिकल, सोशल, बायोलॉजिकल, या फिर ये सारे भी जो है पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये सारी चीजें जो व्यक्ति को क्या कर रही है, घेर के रख रही है, जिससे व्यक्ति क्या है, चारों ओर से घिरा हुआ है, वो उसका क्या कहलाएगी, इन्वायरमेंट कहलाएगी। वो उसका क्या कहलाएगी, पर्यावरण कहलाएगी। तो सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चाहे कोई रीति रिवाज हो, कोई परंपरा हो, सूर्य, तारे, पृथ्वी, चंद्रमा हो, कोई आर्थिक चीजें हो, कल्चर हो, इकोनॉमिक हो, तो ये सारी चीजें जो किसी व्यक्ति को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जो है इफेक्ट कर रही हो, मतलब किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, इनमें से कोई भी चीजें, तो वो क्या कहलाएगी, व्यक्ति का पर्यावरण कहलाएगी। उसे ही हम उस व्यक्ति का क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। तो इन्वायरमेंट को जो है हमने अलग अलग तरीके से समझाने का कोशिश किया। तो आई होप कि आपको इन्वायरमेंट का डेफिनेशन समझ में आ गया हो। सिंपल यही कहने का मतलब है, वो चीजें जो जिससे हम घिरे हुए हैं, जो हमें चारों ओर से घेर के रख रही है, और उसका या तो हमारे ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है प्रभाव देखने को मिलता है, वही क्या कहलाएगी, हमारा एनवायरमेंट कहलाती है। वही क्या है, हमारा पर्यावरण है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वायरमेंट को समझने के बाद, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। उनका क्लासिफिकेशन जो है 3 भाग में किया गया है। पहला है फिजिकल इन्वायरमेंट, दूसरा है सोशल इन्वायरमेंट, और तीसरा है बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हम बोल सकते हैं, या इसको हम फिजिकल इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा है सोशल इन्वायरमेंट, या इसको हम सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं कि ये क्लासिफिकेशन क्या है। क्योंकि इन्वायरमेंट का मतलब सिर्फ पृथ्वी और सूर्य, चंद्रमा, हवा, जल इतना ही नहीं है, बल्कि हमारा जो रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो इकोनॉमिक है, जो सोशल रिलेशन है, वो सारा चीज भी क्या है, क्योंकि ये सारा चीज से हम घिरे हुए हैं ना, ये बहुत दूर की बातें नहीं है, इससे हम घिरे हुए हैं। डे टू डे लाइफ में हम इन चीजों को देख रहे हैं। हमारे आसपास जो है, अगर सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सारे चीज से अगर हम घिरे हैं, इसके साथ साथ जो हमारे नियम, कानून, रीति रिवाज, परंपराएं हैं, जो इकोनॉमिकल चीजें हो रही है, उन सारी चीजों से भी हम क्या है, घिरे हुए हैं। तो ये अलग नहीं है, बल्कि ये भी क्या है, ये सारी चीजें मिलकर भी क्या कर रही है, हमारे पर्यावरण का निर्माण कर रही है। तो इसको बिल्कुल भी अलग नहीं देखा गया है। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहले आता है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में जो है
उस तरीके की चीजों को इंक्लूड किया गया है जो या तो नेचुरल है, नेचर द्वारा बनाई गई है, या फिर क्या है, आर्टिफिशियल है, जिसे किसी व्यक्ति ने बनाया है, मानव द्वारा बनाई गई है। तो उसे किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? तो पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन है फिजिकल एनवायरनमेंट, उसके अंतर्गत जो है इसे रखा गया है। अब फिजिकल एनवायरनमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल एनवायरनमेंट क्लियर है, जो भी नेचुरल चीजें हैं और जो भी आर्टिफिशियल चीजें हैं जिसे किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया है, वो दोनों चीजें जो है वो किसके अंदर इंक्लूडेड है? तो फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट नाम से ही क्लियर लग रहा है, नेचुरल चीजें होगी जो प्रकृति द्वारा बनाई गई होगी, जो प्राकृतिक चीजें होगी उसे क्या कहेंगे? उसे जो है हम किसके अंदर रखेंगे? तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत। हमें ऐसा ही लग रहा है, देखिए ऐसा ही है। जो नेचर द्वारा बनाई गई चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, वो किसके अंतर्गत आती है? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत आती है। लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट की खास बात ये है कि ये चीजें नेचुरल है, ये प्रकृति द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये क्या है, बहुत हद तक जो है मनुष्य के कंट्रोल में है। मतलब कोई व्यक्ति जो है इसे कंट्रोल कर सकता है। तो इन चीजों को जो है किसके अंतर्गत रखा गया है? तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत रखा गया है। मतलब अगर व्यक्ति चाहे तो उसे अपने अकॉर्डिंग जो है उसमें कुछ परिवर्तन ला सकता है, तो उसे किसके अंतर्गत रखा गया है? नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत रखा गया। तो जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए तो जैसे कि भूमि हो गई, ठीक है, जो हमारा जमीन है उसमें क्या है, वो भी तो नेचुरल है ना, लेकिन उसमें जो है व्यक्ति क्या कर सकता है, कुछ जो है अपने अकॉर्डिंग जो उसमें कुछ चेंजेस ला सकता है। तो या फिर कोई नदी हो गया, या फिर कोई पहाड़ हो गया, तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये चीजें नेचुरल है। इसके साथ साथ जो है ये मनुष्य के कंट्रोल में भी है, वो चाहता है कि मनुष्य के कंट्रोल में भी है, वो अपने अकॉर्डिंग चेंजेस ला सकता है। तो इसे किसके अंतर्गत रखा गया है? तो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंतर्गत रखा गया। क्योंकि देखिए ये सारी चीजें, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जमीन की, नदी की, पहाड़ का अगर हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, इन चीजों से भी हम क्या है, जुड़े हुए हैं ना, ये हमारे आसपास की चीजें है ना, तो ये भी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट का हिस्सा है। तो किस तरीके के इन्वायरमेंट का हिस्सा है? तो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट का हिस्सा है। अब दूसरा आता है हमारा अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट। अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, इसके अंतर्गत भी जो है नेचुरल चीजें आती है। नेचर जो है, नेचुरल कुछ चीजें हैं, नेचर द्वारा बनाया गया है, वो किसके अंतर्गत रखा गया है? अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंतर्गत। इसकी खास बात ये है कि इसमें जो है व्यक्ति का बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, ये व्यक्ति के कंट्रोल से क्या है, बाहर की चीजें हैं, तो उसे किसके अंतर्गत रखा गया? अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंतर्गत। जैसे कि सूर्य हो, चंद्रमा, समुद्र, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती है? इस इन्वायरमेंट के अंतर्गत रखा जाएगा, तो अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के ऊपर, इसको अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है इन सारी चीजों को। तीसरा है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। आर्टिफिशियल जो नेचुरल नहीं है, जैसे कि कोई चीज है जिसे मनुष्य ने बनाया है, उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल। अगर वो हमारे आसपास मौजूद है, उनसे हम घिरे हुए हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है, ऐसा नहीं है कि अगर हम जो है हमारे आसपास चारों बगल नेचुरल चीजों से ही घिरे हैं, ऐसा तो नहीं है, उसमें आर्टिफिशियल चीजें भी प्रेजेंट है, उसमें नेचुरल इन्वायरमेंट से भी हम घिरे हुए हैं, और उसमें जो है अनकंट्रोल्ड इन्वायरमेंट भी कर रहा है। तो अब हमारा नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई, जैसे कोई सड़क है, बांध है, कोई बिल्डिंग है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि मनुष्य द्वारा बनाई गई है, वो सारी चीजें मिलकर क्या करती है? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का निर्माण करती है। उसे हम क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट कहेंगे। तो ये समझ में आ गया। सोशल इन्वायरमेंट, देखिए समाज के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे हम घिरे हुए हैं, डे टू डे लाइफ में जो है हम इनका सामना डेली करते हैं, और हमारे आसपास हो रही है ये चीजें हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण करती है? तो सोशल इन्वायरमेंट का निर्माण करती है, हमारे सामाजिक वातावरण का। तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, समाज के लेवल पे हो रहा है, और जिससे जो है हम क्या है, घिरे हुए हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जैसे कि अगर इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें आती है, जैसे कि किसी चीज को खरीदना, बेचना, किसी चीज का लेन देन हो गया, किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, कंजप्शन हो गया, लोग कर रहे हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, लोग कंजप्शन कर रहे हैं, किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किसी चीज का लेन देन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है हमारे आसपास, तो वो किनका पार्ट है? वो सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट है, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? तो इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट कहेंगे। तो जो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, जो अर्थ से रिलेटेड जो चीजें हो रही है हमारे सामने, हमारे आसपास चारों ओर जो चीजें हो रही है, वो किसका निर्माण कर रही है? इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट।
जो भी हमारा रीति रिवाज है, जो परंपरा है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो सारी चीजें जो है मिलकर किसका निर्माण करती है, तो हमारे कल्चरल इन्वायरमेंट का। तीसरा है हमारा साइको सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, साइकोलॉजी हम लोगों ने देखा, साइको भी है यहाँ पे, सोशल भी है। इसका हिंदी होता है मनोसामाजिक वातावरण। तो जब हम साइको बोल रहे हैं तो साइको का क्या है, खुद के बिहेवियर से रिलेशन है। सोशल का मतलब क्या हो गया, अगर कोई व्यक्ति सोशल है, बहुत ज्यादा सामाजिक है वो व्यक्ति, मतलब क्या है, उनका सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन है, उनका अदर लोगों के साथ, मतलब अपने अलावा किसी भी अदर लोगों के साथ जो है उनका किस तरीके का रिलेशन है। तो जो साइको सोशल इन्वायरमेंट होता है उसका निर्माण है वो व्यक्ति खुद करता है, और ये जो इन्वायरमेंट है वो व्यक्ति के विकास में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरीके का इन्वायरमेंट, तो साइको सोशल इन्वायरमेंट। इसमें यही चीजें इंक्लूड है कि व्यक्ति का खुद का बिहेवियर और उनका सोसाइटी के साथ किस तरीके का जो रिलेशन है, उनका सोसाइटी के साथ किस तरीके का बिहेवियर है, इन चीजों से मिलकर किस तरीके का एनवायरनमेंट का निर्माण होता है, तो साइको सोशल एनवायरनमेंट का निर्माण होता है। जैसे कि फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया, ये क्या है, साइको सोशल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इसमें एक तो व्यक्ति है, मान लीजिए अगर कोई ग्रुप का निर्माण कर रहा है, मान लीजिए उसने किसी से फ्रेंडशिप किया, एक तो उसका बिहेवियर इंक्लूडेड है, दूसरा सामने वाले के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है, वो कितना ज्यादा सोशल है, वो लोगों के साथ किस तरीके से बिहेवियर जो है शो कर रहा है। तो ये चीजें मिलकर ये चीजें भी तो हमें चारों ओर देखने को मिलती है ना, फैमिली है, फ्रेंड है, लोग ग्रुप में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें मिलकर किसका निर्माण कर रही है, तो मनोसामाजिक वातावरण का। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, फैमिली है, फ्रेंड है, वो किनका निर्माण कर रहे हैं, साइको सोशल इन्वायरमेंट के अंतर्गत फैमिली और फ्रेंड आते हैं। तीसरा और नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में जो है हमारे आसपास जो है इस तरह की चीजें तो हमने देख ली, सच में इस तरीके की चीजें से हम घिरे हुए हैं, और ये सारी चीजों से भी हम घिरे हुए हैं, जिससे हमने क्या कहा, सोशल इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब क्या, हम जो है अपने आसपास बहुत अलग अलग तरीके के जीव जंतु, पशु पक्षी, इन सब से क्या है घिरे हुए, ये सारी चीजें भी जो है एग्जिस्ट कर रही है। तो ये सारी चीजें जो है मिलकर किसका निर्माण कर रही है, तो हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट का निर्माण कर रही है। ये किसके अंतर्गत आ रही है, तो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ रही है। तो ये जो हमारा इन्वायरमेंट था और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर था, ये समझ में आ गया।